वेलकम टू मेडिकल मेवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनजीकॉन टेस्ट नंबर 9 का इंग्लिश पोर्शन, जिसका सिलेबस टेस्ट नंबर 6 से लेकर टेस्ट नंबर 8 तक है। शुरू करते हैं। एमसीक्यू 163। द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड ब्लैंक नून ब्लैंक द 10th ऑफ अगस्त। तो अब यहाँ पर हमने करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन करना है। एट, ऑन और इन में कौन सा किधर आएगा। तो लेट मी राइट रूल्स फॉर यू। सबसे पहले हम ऐट की तरफ आते हैं। हम ऐट कब यूज करेंगे? जब हमें कोई एग्जैक्ट टाइम दिया गया हो, एग्जैक्ट टाइम, या फिर हमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द डे दिया गया हो, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द डे। ठीक, तो तब हम ऐट यूज करेंगे। ठीक, एग्जैक्ट टाइम मतलब ये है कि 8 पीएम, 9 एएम। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द डे मतलब नून, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, इस तरह। ठीक, फिर उसके बाद हम आते हैं ऑन की तरफ। ऑन हम कब यूज करेंगे? जब कोई स्पेसिफिक डेट हो या फिर डे हो, तो उस केस में हम ऑन यूज करेंगे। जैसे कि ऑन द 10th ऑफ अगस्त, ऑन मंडे। ठीक है, ऑन मंडे हो गया या ऑन द 10th ऑफ अगस्त हो गया। तो अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक डेट और स्पेसिफिक डे हमें दिया गया है, तो हमने ऑन यूज किया है। और इसी तरह अगर हम इन की बात करें, तो याद रखें इन हम यूज करते हैं मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए, या फिर सेंचुरीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन अगस्त, इन 2026। ठीक, अब अगर हम इस एमसीक्यू को देखें तो सबसे पहले हमें नून दिया गया है। नून क्या है? एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द डे है। तो इसके साथ हमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना चाहिए? एट। और उसके बाद है द 10th ऑफ अगस्त। तो अगेन एक स्पेसिफिक डेट हमें दी गई है, 10th। तो अब हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? दैट विल बी ऑन। ठीक, तो आपने जो है ये सिंपल रूल्स याद रख लेने हैं इन, ऑन और एट के लिए, फिर आपसे एमसीक्यू गलत नहीं होगा। ठीक, इसके साथ एक और एमसीक्यू भी मैं आपको लिखवा सकता हूँ, जिससे आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा। The examination was conducted blank August blank rainy Monday morning। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमें अगस्त दिया गया है, तो अगस्त से पहले कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? मंथ है ना, तो इससे पहले इन आएगा। तो द एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड इन अगस्त। फिर यहाँ पर हमें मंडे मॉर्निंग दिया गया है। ये क्या है? इट इज अ स्पेसिफिक डे। ठीक है, तो डे के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? दैट विल बी ऑन। तो यहाँ पे ऑन आ जाएगा। तो द एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड इन अगस्त ऑन अ रेनी मंडे मॉर्निंग। MCQ 164। ही इज वन ऑफ दीज men who blank everything। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स दो ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं, नो में और नोज में। यानी ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में उन्होंने कंफ्यूज होना है। क्यों? क्योंकि एक आया है ही, तो ही के मुताबिक तो नोज ठीक है, और अगर मैन को देखा जाए तो फिर हमारे पास नो आता है। तो अब हमने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा? इसके लिए भी मैं आपको एक रूल लिखवा देता हूँ, जिससे इस तरह के एमसीक्यूज आप लोगों के लिए इजी हो जाएंगे। रूल कुछ इस तरह है, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन प्लस प्लूरल वर्ब। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपने इनकाउंटर किया, तो आपने फिर क्या लेना है? प्लूरल वर्ब ही लेना है। जिसे कि अगर हम इस एमसीक्यू में देखें, ही इज वन ऑफ, फिर है दीज मैन हु, तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। तो अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आ गया तो वर्ब भी क्या आएगा हमारे पास? प्लूरल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली रेफर किसको किया जा रहा है? मैन को। ठीक है, तो इनके मुताबिक ही हमने जो है तो वर्ब को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि ये जो हु है ना, हु इज रेफरिंग टू मैन, यानी वो किन की तरह है? तो उन लोगों की तरह है। तो जब उन लोगों की बात आ गई, ठीक है, या फिर ये उन मर्दों में से है जो सब जानते हैं। ठीक है, यानी वो मर्द सब जानते हैं, तो ये भी उन ही मर्दों की तरह है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली बस ये स्ट्रक्चर आप लोग याद रख ले कि जब भी वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल वर्ब आएगा। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर एक वर्ड का इजाफा हो गया इसमें, तो सारा का सारा जो रूल है वो चेंज हो जाएगा। वो वर्ड क्या है? तो दैट इज दी
दी ओनली। अगर दी ओनली इस स्ट्रक्चर से पहले आ गया तो फिर हमारे पास सिंगुलर वर्ब आएगा। मैं आपको एक सेंटेंस लिखवा देता हूं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ही इज द ओनली वन ऑफ दीज मैन हु ब्लैंक द सीक्रेट। अब यहाँ पर दी ओनली जब आ गया ना तो ये पूरा का पूरा रूल चेंज कर देगा। ठीक है, इसके साथ फिर हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आएगा हु नोज द सीक्रेट। ठीक है, तो ये दो रूल याद रखने हैं आपने। अगर हमारे पास वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो इसके साथ फिर वर्ब क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। लेकिन अगर वन ऑफ से पहले दी ओनली आ गया तो फिर हम सिंगुलर वर्ब की तरफ जाएंगे और एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। ठीक है, MCQ 165, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो एक्टिव पैसिव पे एनजीकॉन का एक टेस्ट था जिसमें नरेशंस भी थे और वॉइसेस भी थे, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हो। उससे आपको ये एक्टिव पैसिव और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है ये आपको और भी आसान हो जाएंगे, वहां पर एमसीक्यूज डिस्कस हुए हैं। ठीक है, इस एमसीक्यू की तरफ आते हैं। व्हाई डिड द पुलिस अरेस्ट द थीफ यस्टरडे। अब हमने इसको जो है ना तो चेंज करना है, ये एक्टिव फॉर्म है, इसको हमने पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। तो याद रखिए, जब भी इस तरह एमसीक्यू आया तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि यस्टरडे को हम कभी भी नहीं छेड़ते। यस्टरडे हो, टुडे हो, टुमारो हो, जो भी हो, ये हमेशा आखिर में ही आएगा। जब भी हम अगर वॉइस चेंज भी करें तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। और चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वाई को भी हम नहीं छेड़ेंगे, तो वाई भी अपनी जगह पे आएगा, यस्टरडे भी अपनी जगह पे आएगा। अगर चेंज होगा तो इसके दरमियान जो सेंटेंस है, जो पार्ट है, ये चेंज होगा। ठीक है, पुलिस सब्जेक्ट है और थीफ ऑब्जेक्ट है, तो ये अपनी जगह एक्सचेंज कर लेंगे, यानी थीफ सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और पुलिस ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। तो ये हो जाएगा, व्हाई वाज द थीफ अरेस्टेड बाय द पुलिस यस्टरडे। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, MCQ 166, the witness gave a candid statement before the court without hiding any facts. The word candid in this sentence means। तो अगर स्टेटमेंट को देखा जाए तो यहाँ पे आखिर में क्या आया है, विदाउट हाइडिंग एनी फैक्ट्स। तो इसका मतलब है कि उसने जो स्टेटमेंट दी है वो क्या है, वो एक क्लियर स्टेटमेंट है, वो एक ऑनेस्ट स्टेटमेंट है, वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस में देखा जाए तो जो ऑप्शन ए है ये जो है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आता है अगर हम इस सेंटेंस को देखें। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर इस तरह होता कि द विटनेस गिव एन एम्बिगुअस स्टेटमेंट, ठीक है, तो एम्बिगुअस स्टेटमेंट के केस में दैट लीव्स एवरीवन कंफ्यूज्ड। तो अब अगर हर कोई कंफ्यूज्ड है तो इसका मतलब है कि एम्बिगुअस का मतलब हुआ कि एक डाउटफुल या अनक्लियर स्टेटमेंट उसने दी है जिसने मजीद कंफ्यूजन पैदा कर ली है। ठीक है, अच्छा जी, MCQ 167, चूज द करेक्ट ट्रांजिशनल डिवाइस टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो ट्रांजिशनल डिवाइस पे भी पिछले एक डिस्कशन वीडियो में बात हुई थी डिटेल में। ठीक है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हो अगर आप लोगों ने नहीं देखी। अगर इस MCQ की बात की जाए, द पेशेंट वाज इन क्रिटिकल कंडीशन ब्लैंक, द डॉक्टर्स मैनेज्ड टू सेव हिज लाइफ। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक ट्रांजिशनल डिवाइस जो है ना तो वो सेलेक्ट करनी है जो कि यहाँ पर अप्रोप्रिएट हो। तो याद रखिए, पेशेंट क्या था, क्रिटिकल कंडीशन में था, लेकिन फिर भी उसकी जो जान है वो बच गई, उसकी जिंदगी बच गई। अब यहाँ पे कंट्रास्ट शो हो रहा है, क्रिटिकल कंडीशन में था, अगर क्रिटिकल कंडीशन में है तो इसका मतलब है कि वो मर रहा है। ठीक है, लेकिन ऑन द कंट्ररी क्या हुआ, उसकी जान बच गई। तो यहाँ पे जो करेक्ट ट्रांजिशनल डिवाइस यूज होगा दैट विल बी हाउ एवर। ठीक है, हाउ एवर सही हो गया। याद रखिए, हमेशा अगर हमारे पास कंट्रास्ट आ जाए तो कंट्रास्ट के लिए हम यूज करते हैं हाउएवर, या फिर हम नेवरलेस भी यूज कर सकते हैं, नेवरलेस। ठीक, अगर हम काज एंड इफेक्ट की बात करें तो इसके लिए हम यूज करते हैं देयरफॉर, या फिर हम कॉन्सिक्वेंटली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास एडिशन आ जाए, हमने एडिशन करनी है, ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं मोर ओवर, मोर ओवर, या फिर हम फर्दर मोर भी यूज कर सकते हैं, फर्दर मोर।
ठीक है। इसी तरह अगर कंडीशन आ गई तो कंडीशन के लिए हम अदरवाइज यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, MCQ 168, which sentence contains the correctly spelled word? It is necessary to wear a seat belt while driving. तो अगर ऑप्शंस को देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी की जो स्पेलिंग है वो चेंज हुई है और हमने इसमें करेक्ट जो स्पेलिंग है वो चूज करनी है। तो नेसेसरी की जो स्पेलिंग है दैट इज NECESSARY, ठीक है, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। अगर ऑप्शंस में देखा जाए तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आता है, ठीक। MCQ 169, in the sentence we expect that he will arrive soon, what role does the underlined part play? ये पार्ट इसकी बात हो रही है दैट ही विल अराइव सून, ये कौन सा क्लॉज है? याद रखिए सिंपली ये सेंटेंस आ गया तो आप एक्सपेक्ट जो है ना तो ये वर्ब है, ठीक है। वर्ब के बाद जो ये पार्ट है इसको प्रोनाउन समथिंग या फिर इट के साथ चेंज कर ले। अगर ये मीनिंग दे रहा है तो इसका मतलब है कि जो ये क्लॉज है ये क्या है, ये नाउन क्लॉज है, ठीक है। या फिर नाउन जो एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट करता है तो ये हमारे पास नाउन क्लॉज होता है, ठीक है। तो वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट ही आता है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके हैं, इससे आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है, ठीक। MCQ 170, what is a figure of speech in which two unlike things are compared using like or as? ये तो क्लास 9 का MCQ है। यहाँ पे हमारे पास सिमिली आता है और अगर हम विदाउट यूजिंग लाइक और एज करेंगे तो दैट विल बी मेटाफोर, ठीक है। अगर पर्सोनिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें हम ह्यूमन क्वालिटीज जो है ना तो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को देते हैं, ठीक है। नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स जैसे कि चाहे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो या फिर एनिमल्स हो गई, आइडियाज हो गई, तो इसको अगर हम ह्यूमन क्वालिटीज दें तो इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। और अगर हाइपरबली की बात की जाए तो हाइपरबली जो है ना तो ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जो कि एक पॉइंट को हम एक पॉइंट बनाना चाहते हैं या फिर कोई फीलिंग्स शो करवाना चाहते हैं या फिर उसको एक फ़नी अंदाज़ में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हम एक्सट्रीम एक्ज़ैजरेशन करते हैं, ठीक है? तो एक्सट्रीम एक्ज़ैजरेशन अगर हो रही है तो दैट इज़ हाइपरबोले, ठीक? अब आते हैं MCQ 171 की तरफ जो कि हमारा आखिरी MCQ है इंग्लिश पोर्शन का, दैट इज़ चूज़ द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क टू कंप्लीट द सेंटेंस। द वेदर वाज़ एक्सट्रीमली कोल्ड। ब्लैंक देयरफॉर वी डिसाइडेड टू स्टे इनडोर्स। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि ये ट्रांजिशनल डिवाइस है, हमने क्या किया, दो क्लॉजेस को कनेक्ट किया। अगर हम यहाँ पर ट्रांजिशनल डिवाइस यूज कर रहे हैं तो याद रखिए यहाँ पे सेमी कोलोन बी आएगा, ठीक है। और इस पे हम पिछली डिस्कशन वीडियोस में डिटेल से बात कर चुके हैं। तो ये था इंग्लिश का पोर्शन एनजी कॉन्टेस्ट नंबर 9 का। उम्मीद है आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत काम आएगा, ठीक। टेस्ट नंबर 9 का लॉजिकल पोर्शन भी जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं, आसान है। सिलेबस वही टेस्ट नंबर 6, 7 और 8 का सिलेबस है, ठीक है। MCQ 172 स्टेटमेंट, पैसेंजर्स कंप्लेन दैट द बसेस ऑन अ पर्टिकुलर रूट आर ऑलवेज ओवर क्राउडेड ड्यूरिंग पीक आवर्स। Courses of action, all the buses on that route should be withdrawn from service. The number of buses on that route should be increased during peak hours. तो अगर पीक आवर्स के दरमियान और क्राउडेड है बसेस तो इसका मतलब है कि हमें नंबर ऑफ बसेस बढ़ानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोर्स ऑफ एक्शन आएगा दैट विल बी दी सेकंड वन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। अगर हमने बसेस को ही हटा दिया तो फिर तो काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। हमने एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करना है जो ओवर क्राउडेडनेस को ख़त्म करे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आएगा जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, ठीक है। MCQ 173, fact number 1, a team consists of 8 players, all of whom are either boys or girls. Fact number 2, 5 players are girls, and the fact number 3 is 4 players wear caps. तो कंक्लूजन है which of the following conclusions must be true? 3 players are boys, तो ये बात तो ठीक है। अगर 8 प्लेयर है और उनमें 5 जो हैं तो वो गर्ल्स है, तो रिमेनिंग 3 जो है तो वो क्या होंगे, वो बॉयज़ होंगे, क्योंकि या तो वो बॉयज़ है और या तो गर्ल्स है, जितने भी टीम मेंबर्स है, ठीक है। तो ये फैक्ट तो करेक्ट हो गया। इसके बाद है एटलीस्ट 1 गर्ल वेयर्स अ कैप, तो ये भी ठीक है। क्यों? बिकॉज 3 जो है हमारे पास
बॉयज़ है। तो इसका मतलब है कि अगर तीनों बॉयज़ ने भी कैप्स पहन लिए तो चौथा कैप कौन पहनेगा, दैट विल बी अ गर्ल। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। एंड द थर्ड वन इज़ ऑल बॉयज़ वेयर कैप्स, तो ये गलत है क्योंकि बॉयज़ 3 है, जबकि यहाँ पर हमारे पास जो फैक्ट नंबर 3 है उसमें 4 प्लेयर्स का जिक्र हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड द सेकंड जो कंक्लूजन है वो ट्रू है, जबकि थर्ड ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आएगा दैट विल बी ऑप्शन डी, ओनली 1 एंड 2 फॉलोज। ठीक। MCQ 174, the provincial government imposed a complete ban on polythene shopping bags. A large number of paper bag manufacturing units were set up in the province. तो यहाँ पर अब हमने कॉज एंड इफेक्ट की बात करनी है। तो सबसे पहले जो है तो बैन आया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कॉज है। और इसके इफेक्ट में क्या हुआ कि हमारे पास जो पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है तो वो हमारे पास सेटअप किए गए। ठीक है, तो ये हमारे पास इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द इफेक्ट। ठीक। MCQ 175, 4 seminars, biology, physics, chemistry and English are held from Monday to Thursday with one seminar held each day. English is held on Thursday. ठीक, तो Thursday तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो गया, दैट इज़ बाय द इंग्लिश। ठीक है, अब मंडे, वेंसडे और ट्यूसडे रह गए और सब्जेक्ट्स भी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री रह गए। तो क्या कहते हैं आगे, बायोलॉजी इज़ हेल्ड बिफोर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इज़ हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर बायोलॉजी। ऑन विच डे इज़ केमिस्ट्री हेल्ड, तो हमारे पास मंडे को बायोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जिक्र नहीं किया गया कि केमिस्ट्री इमीडिएटली उसके बाद होता है। ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ पर कहते हैं कि बायोलॉजी इज़ हेल्ड बिफोर केमिस्ट्री। अच्छा ठीक है, केमिस्ट्री से पहले बायोलॉजी होगी। ठीक है, तो ये बायोलॉजी हो गई। उसके बाद ये कहते हैं कि फिज़िक्स इज़ हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर बायोलॉजी, तो इसका मतलब है कि बायोलॉजी के बाद फिज़िक्स हो जाएगा एंड आफ्टर दैट केमिस्ट्री हो जाएगा। ठीक, तो अब केमिस्ट्री वेंसडे को आ जाएगी, ट्यूसडे को फिज़िक्स आ जाएगी और मंडे को बायोलॉजी आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या मांग रहे हैं हमसे कि केमिस्ट्री कौन से दिन हेल्ड हो रहा है, तो दैट इज़ ऑन वेंसडे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा। MCQ 176, find the missing number in the following series 28, 33, 31, 36 क्वेश्चन मार्क एंड 39। अगर हम इस पैटर्न को देखें तो 28 के साथ अगर हम 5 प्लस करें तो हमें क्या देगा, 33 देगा। फिर 33 से हम 2 को माइनस करें तो हमें क्या देगा, 31 देगा। फिर 31 के साथ हमने अगेन 5 प्लस कर लिया तो हमें क्या देगा, 36 देगा। ठीक है, इससे फिर हम 2 को माइनस कर ले तो 34 देगा। और अगर इसके साथ हमने 5 को प्लस कर लिया तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा, 39। ठीक है, यानी ये +5 और -2 वाला रूल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ रहा है, 34। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। MCQ 177, statement, should Pakistan promote electric vehicles on a large scale? Arguments, yes, electric vehicles reduce harmful air pollution in crowded cities. तो ये argument तो ठीक है। The second one is no, the country still lacks enough charging stations and a stable electricity supply to support them widely. तो ये argument भी ठीक आता है। ठीक, और जो थर्ड argument है that is yes, because electric vehicles look more modern than petrol vehicles। तो इस argument के बेस पे तो हम नहीं कह सकते, ठीक है, कि प्रमोशन होनी चाहिए, जबकि जो पहला है हमारे पास तो ये आर्गुमेंट ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। और सेकंड जो आर्गुमेंट है तो ये भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो ओनली आर्गुमेंट 1 एंड 2 आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी आएगा। MCQ 178, माहा इज ओल्डर देन अरीबा। माहा अरीबा से ओल्डर हो गई। सादिया इज यंगर देन अरीबा, यानी अरीबा जो है तो वो सादिया से क्या है, शी इज ओल्डर देन सादिया। हिरा इज ओल्डर देन माहा। ठीक, एंड निदा इज यंगर देन सादिया, यानी सादिया जो है शी इज़ ओल्डर देन निदा। हु इज़ द ओल्डेस्ट, तो इनको जो है तो हम अब जो है तो एक ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले ये वाला, हिरा इज़ ओल्डर देन माहा एंड माहा इज़ ओल्डर देन अरीबा। अरीबा इज़ ओल्डर देन सादिया एंड सादिया इज़ ओल्डर देन निदा। यहाँ पर सबसे ओल्डेस्ट कौन है, दैट इज़ हिरा, और सबसे यंगेस्ट कौन है, दैट इज़ निदा। ठीक, MCQ 179, फाइंड द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग सीरीज। तो आइए इसको भी कर लेते हैं। एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी। ठीक, अच्छा, जी और यू के दरमियान हमारे पास 4 डिजिट्स का डिफरेंस है। ठीक, यू और क्यू के दरमियान हमारे पास 3 डिजिट्स का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि इसके बाद जो डिजिट आएगा उनके दरमियान 2 नंबर का डिफरेंस होगा, तो दैट विल बी एन। और आखिर में एल है तो एल और एन के दरमियान 1 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। MCQ 180, ऑल क्लॉक्स आर
वॉचेस, जितने भी क्लॉक्स है वो क्या है, दे आर वॉचेस, एंड ऑल वॉचेस आर मशीन्स, ठीक है, एंड नो मशीन इज अलाइव। कंक्लूजन क्या है, नो क्लॉक इज अलाइव, एंड द सेकंड कंक्लूजन इज नो वॉच इज अलाइव। तो ये दोनों हमारे पास जो कंक्लूजन है ये ठीक है। वाई, बिकॉज ये दोनों सर्कल जो है, चाहे वॉच वाला हो चाहे क्लॉक वाला हो, ये दोनों मशीन के सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं, और हमारे पास स्टेटमेंट है कि नो मशीन इज अलाइव। इसका मतलब है कि अगर मशीन अलाइव नहीं है तो इसके अंदर जो कुछ भी आएगा वो भी अलाइव नहीं होगा। तो लिहाजा दोनों कंक्लूजन हमारे पास ठीक है। तो यहाँ पर बोथ कंक्लूजन फॉलो। ठीक, तो ये था एनजीकॉन टेस्ट नंबर 9 का लॉजिकल पोर्शन, और यहाँ पर जो है तो हमारी डिस्कशन वीडियो एंड होती है। आई होप आप लोगों ने इंग्लिश और लॉजिकल दोनों से बहुत कुछ सीखा होगा। ये आपकी इंशाल्लाह टेस्ट में बहुत मदद करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।